Hello friends, this is टीना मलिक. वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस. फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग एक नया टॉपिक, एक नया सेशन लेकर आई हूँ मैं आज. आई होप कि आपको पसंद आएगा. आज से हम स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन. जैसे कि आपको पता है रीट एग्जाम अपकमिंग एग्जाम है, बहुत ही कम दिन रह गए हैं इस एग्जाम को होने में, तो बस क्विकली एक रिवीजन करेंगे हम. मैंने काफ़ी सेशन लिए हुए हैं, काफ़ी प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, पेडागोजी सीरीज करवाई हुई है. अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रीट एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. तो आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. टॉपिक कंटेंट रिलेटेड भी मैंने बहुत से सेशन लिए हुए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. तो आज हम करेंगे क्विक रिवीजन. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड स्पेशली रीट एग्जाम के लिए है ये सेशन. अदर टीचिंग एग्जाम्स वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा सेशन. ओके, क्विक रिवीजन है तो क्विकली हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ आरटीई एक्ट. अब देखो फ्रेंड्स, ये जो एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूछे ही पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है. कंपल्सरी क्वेश्चंस बोलते हैं ना जो, उनमें से है ये. तो एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, आते ही आते हैं एग्जाम में. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीई एक्ट. क्या है आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म, आपको पता होना चाहिए. कब आया, कब लागू हुआ, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए. एग्जाम में पूछ सकते हैं, एग्जामिनर कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा, आपको सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए. ओके, तो फुल फॉर्म काफी इजी क्वेश्चन है ये. क्या है आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म, क्या हो सकता है. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है ये. किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए. काफी इजी क्वेश्चन है ना ये, इजीली आपने आंसर बता सकते हैं इसमें. अब फ्रेंड्स देखो, ये भी पता होना चाहिए कि ये आया कब. ठीक है, तो आप ध्यान में रखना 2009 में ये एक्ट आया था, लेकिन लागू कब हुआ. लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में. ओके, तो आंसर क्या है इसका करेक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के लिए है ना, चिल्ड्रन के लिए है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आरटीई एक्ट 2009 जो है, इस कौन सा आर्टिकल है, मतलब वो बताना है आपको. ठीक है, इज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पता होना चाहिए आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. किस पे बेस्ड है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21A. ओके, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं. हाउ मेनी सेक्शन डज द आरटीई एक्ट 2009 हैव. कितने सेक्शंस है इसमें. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, क्विक रिवीजन है. क्विकली हम बहुत ही तेजी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड क्वेश्चंस है ये, कंपल्सरी पूछे ही पूछे जाते हैं आरटीई एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस. ओके, तो ये माइनर ऐसे निकल आते हैं क्वेश्चन के, आपको पता होना चाहिए उनका आंसर. ओके, तो चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताते हैं. क्या होगा इसका आंसर. इसका आंसर, कितने सेक्शन होते हैं. सेक्शन होते हैं 38. ओके, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज याद कर लीजिए, ये सब बातें पूछी जाती है एग्जाम में. ओके, ये एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, उसमें हम हमारा लॉजिक नहीं लगा सकते, इनमें हमें ये सब बातें याद रखनी होती हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the Act, children of which age group will be provided free and compulsory education. Okay, जो RTE Act बोलता है कि free and compulsory education provide करी जानी चाहिए. किसके लिए है ये, बच्चों के लिए है ना, चिल्ड्रन के लिए. तो किस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो इसमें देखो कुछ नहीं बोला गया है, तो ये नॉर्मल बच्चों की बात हो रही है, नॉर्मल चिल्ड्रन की बात हो रही है. तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, अगर नॉर्मल स्टूडेंट पूछा जाए तो 6 years to 14 years. ओके, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ऑप्शन सी, 6 years to 14 years. अगर आपसे पूछ लिया जाए डिसेबल्ड चाइल्ड, ठीक है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए पूछा जाए तो आपको याद रखना है 6 years to 18 years. ओके, इज दैट क्लियर. चलो आगे प्रोसीड करते हैं. क्लासरूम आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट.
आर बेस्ड ऑन, बताना है आपको, जब आरटीई एक्ट का इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो क्लासरूम कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एज वाइज मोर होमोजीनियस होना चाहिए या एज वाइज मोर हेट्रोजीनियस होना चाहिए, या फिर अनअफेक्टेड, मतलब कोई अप्रभावित बोल सकते हैं, मतलब कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, आरटी डज नॉट अफेक्ट द एवरेज एज ऑफ अ क्लास इन अ स्कूल, या लास्ट वन जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना है कि क्लासरूम कैसा होना चाहिए, क्लासरूम विल बी अकॉर्डिंग टू एज वाइज मोर होमोजीनियस, ओके, मोर होमोजीनियस होना चाहिए, मीन्स उसमें सभी टाइप के बच्चे होने चाहिए ना, मिक्स्ड रखना है, मिक्स्ड ग्रुप के बच्चे रखने हैं, ओके, इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स एजुकेशन फ्रॉम क्लास डैश टू क्लास डैश। आपको पता होना चाहिए, आपने ये बहुत बार सुना हुआ है कि एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, ये प्रारंभिक शिक्षा कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक है मानी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही, देखा जाए ना तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ही इजी है, ऐसे वर्ड्स हमने सुने हुए भी हैं, बट कई बार ये माइंड से निकल जाता है, पता नहीं लगता है कि क्या आंसर होगा इसका, है ना, ये छोटी छोटी माइनर बातों पे ध्यान जाता ही नहीं है, जबकि हमें सब कुछ डिटेल्ड पता होना चाहिए, एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो बताओ प्रारंभिक शिक्षा कौन सी कक्षा से कक्षा तक होनी चाहिए, क्लास 2 फर्स्ट टू 8th, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन, What is the main objective of the RTE Act 2009? ये जो RTE Act 2009 आया उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है उसका, ये बताना है। टू एंश्योर दैट ईच चाइल्ड इन इंडिया रिसीव्स क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर टू एंश्योर दैट ईच चाइल्ड इन इंडिया रिसीव्स क्वालिटी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। देखो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन का कुछ इस पे लेना देना नहीं है, ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ओके, जो प्राथमिक शिक्षा है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है उनका, ये सुनिश्चित करना कि भारत में प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं, जो आपके एग्जाम के लिए रीट, स्पेशली रीट एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये, ओके, अदर टीचिंग एग्जाम वाले भी देख सकते हैं, ये सेशन हेल्पफुल रहेगा, लेकिन रीट वालों के लिए स्पेशल है ये, ओके, क्विक रिविजन है, बहुत ही क्विकली हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन, According to RTE Act 2009, वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर्स आर, जो टीचर के वर्किंग आवर्स हैं वो RTE एक्ट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ओके, कितना होना चाहिए, तो वो होगा 45 आवर्स, ये आपको याद रखना है, ओके, ऑप्शन सी 45 आवर्स, ओके। नेक्स्ट वन, As per RTE Act 2009, preparation of the school development plan is the responsibility of, मतलब क्या कह रहे हैं इनका ये ऐसे पूछ रहे हैं कि जो स्कूल डेवलपमेंट जो प्लान कर रहा है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन देखेगा ये सब कुछ, ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेवारी है, ये कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो वो लेगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हो SMC, ओके। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, स्कूल से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंटल प्लान जो होते हैं वो सब कुछ कौन देखता है, SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ओके। नेक्स्ट वन, What minimum number of working days have been prescribed by the RTE Act 2009 for classes 6 to 8? ओके, तो देखो ये ऐसे पूछ रहे हैं कि जो 6 to 8 के क्लासेस हैं RTE एक्ट के अनुसार उनके हिसाब से उनके द्वारा क्या बताए गए हैं, कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज होने चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना 6 to 8th क्लास पूछे तो 220 डेज, ओके, 220 डेज, और अगर पूछ लिया जाए कि 1st to 5th क्लास
तो कम ही होगा ऑब्वियसली, 1st to 5th क्लास का कितना होगा 200 डेज। ओके और देखो एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि टीचर प्यूपिल रेशियो कितना होना चाहिए, तो 6 to 8th क्लास का होगा 1:35 और 1st से 5th क्लास का होगा 1:30। ओके आप ऐसे याद रख सकते हो, 6 to 8th क्लास के जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज होते हैं वो होते हैं 220 और टीचर प्यूपिल का रेशियो होता है 1:35। ओके सेम वे अगर 1st से 5th क्लास पूछ लिया जाए तो उनके मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज होते हैं 200 एंड टीचर प्यूपिल रेशियो होता है 1:30। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया ये। ओके ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझाना जरूरी था। नेक्स्ट वन, इफ एसएमसी ऑफ अ स्कूल हैज 16 मेंबर्स, एसएमसी क्या मैंने अभी बताया था, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। अगर एसएमसी है जो उसमें 16 मेंबर्स हैं तो नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स कितने हुए उसमें वो बताना है। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना जो टोटल मेंबर्स होंगे ना उसका हाफ माना जाता है। ओके वुमेन का मीन 16 मेंबर्स है ना तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 8 मेंबर्स। 8 मेंबर्स किसके होंगे, वुमेन होंगे उसमें एसएमसी में। ओके तो ऑप्शन सी 8 आएगा, 8 आएगा। 8 नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स हैं एसएमसी में। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टीचर एज पर एनसीएफ 2005, देखो फ्रेंड्स एनसीएफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। ओके तो जो एनसीएफ 2005 है उसके अकॉर्डिंग टीचर कैसा रोल प्ले करेगा, ये सेशन मैंने लिया हुआ है, स्पेशल एक सेशन लिया हुआ है मैंने एनसीएफ का, एनसीएफ 2005 का स्पेशल एक डिटेल्ड सेशन है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके अगर अभी तक नहीं देखा है ना तो प्लीज देख लीजिए क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस कवर अप करता है ये टॉपिक। ओके तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर का कैसा रोल होना चाहिए, कैसा रोल प्ले करे टीचर। एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ कहता है कि टीचर क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करें। ओके यानी कि वो प्रॉपर गाइडेंस दे, ओके हेल्पफुल रहे। ओके तो हर एक कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है ना बच्चे को तो वो हेल्प करें, गाइड करें उनको। ओके तो टीचर विल बी ऑलवेज, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटर का। नेक्स्ट वन, द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एनसीएफ 2005 इज द क्रिएशन ऑफ, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि जो इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है तो उसका मकसद क्या है, मतलब एनसीएफ के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग अगर क्लास में टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो क्या क्रिएशन, क्या निर्माण कर रहा है टीचर, बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म या इंग्लिश ओनली या नन ऑफ द अबव। तो देखो फ्रेंड्स इंग्लिश पढ़ा रहा है टीचर और एनसीएफ हमेशा फोकस करता है किस पे, मल्टीलिंगुअलिज्म पे, बहुभाषावाद पे। ठीक है ओके मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बच्चा एक से ज्यादा लैंग्वेज सीख सके। ठीक है मल्टीलिंगुअलिज्म को एक टाइप का असेट माना गया है, रिसोर्स माना गया है। ओके संपत्ति माना गया है, एक संसाधन के तौर पे माना जाता है। ओके नेक्स्ट वन, इसका आंसर है मल्टीलिंगुअलिज्म। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MLL स्टैंड्स फॉर, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और चांसेस है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ओके MLL स्टैंड्स फॉर, अब देखो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन ए एंड बी में, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग या मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, हो सकते हैं ना कंफ्यूज, बट इसका करेक्ट आंसर पता है क्या है, करेक्ट आंसर विल बी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है तो देखो हम ये MLL जो है ना ये किस पे बेस्ड है, ये ना एक प्रिंसिपल है जिसमें ये ज्यादा फोकस करता है क्वालिटी प्लस इक्विटी। ओके इन दोनों को साथ लेकर चलता है। ओके और ये एक जो नेशनल पॉलिसी NPE आपने सुना हुआ है, ओके उस पे बेस्ड है, ये राजीव गांधी की पॉलिसी आई थी उस पे है।
ठीक है, तो आप ये डिटेल पढ़ सकते हो। देखो साइड में पिक्चर में काफी कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, आप रीड आउट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2005 says that children do not fail, they indicate the failure of the school। मतलब NCF 2005 ऐसे बोलता है, ऐसे कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि इफ स्टूडेंट फेल सिस्टम फेल। तो ये बात क्या है, इस बात से क्या आप एग्री करते हो, सहमत हो, या स्ट्रांगली एग्री मीन्स दृढ़ता से सहमत हो, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। देखो फ्रेंड्स ये काफी बताया गया है, मैंने भी सेशन दिया था तब मैंने बहुत बाहर बताया था आपको कि NCF 2005 हमेशा ऐसे बोलता है कि अगर बच्चा फेल होता है ना तो हम बच्चे को ब्लेम नहीं करेंगे, चिल्ड्रन को ब्लेम नहीं करेंगे, हम उसमें हम कोई कमी नहीं निकालेंगे। कमी के किस में हो सकती है, स्कूल के सिस्टम में। तो इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से अग्री किया गया है। तो ऑप्शन बी स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन DPEP स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ओके, क्या हो सकता है DPEP, क्या है ये, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्लान या डिस्ट्रिक्ट प्रिपरेशन फॉर एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम या डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देखो ऐसे क्वेश्चंस है ना बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इनका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें मार्क्स कटने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कि क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन मीन्स सबको साथ में एक प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करनी है। ओके, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है हर एक बच्चों को। नेक्स्ट वन NCF draws attention on the other curricular area such as, मतलब कि जो NCF है ना वो बहुत सारे एरियाज को कवर अप कर रहा है, अदर करिकुलर एरियाज को भी कवर अप कर रहा है। तो वो कौन से हो सकते हैं, द आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना ये सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है। ठीक है, NCF किसी एक पे फोकस नहीं करेगा, वो सभी एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है, तो सारा आएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट वन NCF recommends that library should be kept open। NCF ऐसे बोलता है कि जो लाइब्रेरी है ना पुस्तकालय को खुला रखा जाना चाहिए। कब तक, ऑन स्कूल आवर्स ओनली, ड्यूरिंग वेकेशन, आफ्टर स्कूल आवर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या बोल रहा है, NCF ऐसे कहता है कि हमेशा चाहे बच्चे आए या ना आए, कोई बुक्स पढ़े या ना पढ़े, लेकिन लाइब्रेरी हमेशा खुली रहनी चाहिए। स्कूल आवर्स में भी, वेकेशन में भी, आफ्टर स्कूल आवर्स ऑल्सो, सभी हर एक टाइम लाइब्रेरी खुली होनी चाहिए। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आज का सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए। जो भी रीट एग्जाम देने जा रहे हैं ना, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये सेशन पहुंचाओ ताकि उनकी हेल्प हो सके। लास्ट मोमेंट पे उनको कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आप इजीली कर लोगे, अगर आपने कंटेंट समझ लिया है ना तो वो आप कर लोगे, लेकिन ये जो एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ते हैं। तो ये आप अपने फ्रेंड्स को बताओ कि ये बहुत अच्छा सेशन है, इधर से रीड आउट करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, काफी हेल्पफुल सेशन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन इज फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू, मतलब क्या है कि जो है ना शिक्षा में प्रमुख बदलाव शिक्षक केंद्रित से डैश की ओर से डैश है। मतलब आपको बताना है कि टीचर सेंट्रिक से कहाँ गया, कहाँ से शिफ्ट हुआ टीचर सेंट्रिक टू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो इजीली बता सकते हो आप, टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक।
है ना, काफी इजी क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। NCF 2005 is the dash NCF published in 2005 by dash in India। तो देखो ये फ्रेंड, मैंने जब NCF का सेशन लिया था ना, बहुत ही डिटेल मैंने मेरी तरफ से तो माइनर से माइनर टॉपिक एक्सप्लेन किया है उसमें, ठीक है। NCF से रिलेटेड माइनर से माइनर पॉइंट मैंने समझाया है। तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि NCF कौन से नंबर का था, कौन सी पोजीशन है NCF 2005 की, वो आपको बतानी है, ठीक है। और इंडिया में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है, मतलब कौन पब्लिश कर रहा है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 4th वन है और NCERT के द्वारा किया जाता है ये, ओके। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, फर्स्ट वन आया था, ये 4th पोजीशन वाला है ये, मतलब एक 1975 में आया, फिर 1988 में आया, फिर 2000 में आया, फिर लास्ट है 2005 में, मीन्स 4th वन है ये, ओके। चलो नेक्स्ट वन। NCF 2005 इज लार्जली बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ये, कौन से प्रिंसिपल पे ज्यादा बेस्ड है, मतलब किस पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये है कंस्ट्रक्टिविज्म में, मतलब रचनावाद, बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करेगा अपना नॉलेज। NCF ऐसे बोलता है कि बच्चे को खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने दो, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करने दो उनको, ओके। तो कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये NCF 2005। नेक्स्ट वन, NCF 2005 लेज एम्फसाइज ऑन, किस पे ज्यादा फोकस डालता है। देखो रोट मेथड पे तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शन तो कट ही हो गया। सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो ऑल ऑफ दिस तो ऑब्वियसली कट ही हो जाएगा। तो क्या रह गया, लर्निंग बाय डूइंग। कंस्ट्रक्टिविज्म अभी देखा ना हमने, प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा हमने, किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद मीन्स खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है खुद से, ओके। तो मेन फोकस तो उसी पे होगा ना, करके सीखने पर। बहुत ही इजी है, ऐसे ये ना कनेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको बेसिक क्लियर होगा ना तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे, और एलिमिनेट करना आ गया ना आपको, तो आप इजीली आंसर कैच कर लोगे। नेक्स्ट वन, which was not a guiding principle for NCF 2005। नॉट पूछा है फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना, नॉट, लीस्ट, एक्सेप्ट, लेस, ठीक है। ये सारा बोलते हैं ना, कहीं कोने में ऐसे रखा लिख दिया जाएगा कि दिखाई भी नहीं देता है, स्किप हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर आंसर गलत हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ओके। तो नॉट पूछा है, कौन सा सिद्धांत गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, ये तो है ना ये वाला प्रिंसिपल, तो कि बच्चे को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करो। नेक्स्ट वन, शिफ्टिंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, जो दोहराव शिक्षण है ना, मीन्स रोट लर्निंग है, उससे शिफ्ट करना है, मतलब उससे हट के आगे ले जाना है इनको, रोट लर्निंग को पीछे छोड़ना है, रोट लर्निंग को बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, शिफ्ट होना है उससे। ये बात तो करेक्ट लग रही है। इंक्रीजिंग अरिथमेटिक कॉम्पिटेंसी अमंग स्टूडेंट्स, मीन्स सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस देना है, ऐसे बोल रहे हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, फ्लेक्सिबल एग्जाम सिस्टम, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए एग्जाम सिस्टम में, ये तो करेक्ट है। कौन सी बात सही नहीं है, नॉट पूछा है, तो आंसर सी, सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस देना, अरिथमेटिक पे फोकस देना, वो सही नहीं है, ओके। तो देखो इसको आप थोड़ा और डिटेल में समझ लो। देखो एनसीएफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, एक तो लर्निंग इज शिफ्टेड फ्रॉम रोट मेथड, रोट मेथड से लर्निंग को दूर ले जाना है, मतलब रोट मेथड को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, ओके। कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड द स्कूल, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड नॉट टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, मीन्स किताबी कीड़ा नहीं बनाना है बच्चे को, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ओके। एग्जाम सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड विद क्लासरूम लाइफ होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एन ओवरराइडिंग आइडेंटिटी दैट कंटेन नेशनल कंसर्न अंडर डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ओके। तो ये सभी है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ये सब ध्यान से अगर पढ़ लोगे ना तो
जो ये नॉट वाले क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये था आज का सेशन। क्विक रिवीजन किया, काफी क्विकली किया हमने, बहुत ही डिटेल में समझे हैं क्वेश्चंस हमने। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो भी रीट की एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। मैंने मेरी तरफ से बहुत मेहनत की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आगे मैं और भी बहुत से क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, लास्ट मोमेंट तक हम ऐसे ही प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय।